Good afternoon, everyone. Today is 5th of November, and we are here again to discuss the important newspaper articles. Today, we would be discussing the five articles, and these five articles concerns with environment ecology, especially biodiversity, human elephant conflict के बारे में फर्स्ट आर्टिकल है. सेकेंड आर्टिकल है सरोगसी के बारे में. सुप्रीम कोर्ट सरोगसी को फिर से देखना चाहेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी एक्सेट्रा. फिर तीसरा आर्टिकल देखेंगे, सोफा का 2025 रिपोर्ट पब्लिश हो गया है. फिर एक वेन्यू है एस्टिक 2025 एंड लास्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम द हॉकी. हॉकी के इस साल 2025 में 1925 से लेकर 100 साल पूरे हो गए. तो इस 100 साल का सेलिब्रेशन, सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है. इनफैक्ट शुरू हो गया है. तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हॉकी के बारे में हम पढ़ेंगे. ये सीएसएपी का टेलीग्राम चैनल है. आप इसको स्कैन करिए एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इन्फोग्राफिक्स. सून वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट फाउंडेशन बैच. ये फाउंडेशन बैच जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेटर सूटेड है. फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, फर्स्ट आर्टिकल इज रोल ऑफ कम्युनिटी इन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, है ना. तो ये आर्टिकल एक तो एक्सेप्ट कर लेता है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीवियर हो गया है, स्पेशली असम में. तो इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है, इसको ये डिस्कस करता है. पहले तो हम ये जानेंगे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों गया है, किस पीरियड में ये होता है, उसके पीछे क्या कॉजेशन है. और उसके बाद में ये जानेंगे कि गवर्नमेंट या एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव क्या क्या है. एंड फाइनली वी विल अंडरस्टैंड कि कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है टू अवॉइड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. बैकग्राउंड ये है कि पिछले कुछ टाइम से असम हैज बीन विटनेसिंग हायर नंबर ऑफ एस्केलेशंस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना. स्पेशली जो एलिफेंट हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो गया है, फॉरेस्ट का फ्रैगमेंटेशन हो गया है एंड जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है उसमें ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट हो गया है. ये मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ह्यूमन एलिफेंट का कांटेक्ट बढ़ गया है और ये बढ़ा हुआ कांटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसिफाई हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग पैडी हार्वेस्टिंग सीजन. अभी जो पैडी कल्टीवेट किया था उसका जब हार्वेस्टिंग पीरियड अब आ गया है तो उस दौरान ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है. स्पेशली जो वाइल्ड एलिफेंट्स है वो खाने के तलाश में खेतों में घुस जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स का नुकसान हो जाता है, क्रॉप्स का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इसमें की इश्यूज क्या क्या है. फर्स्ट, एलिफेंट्स के रेट्स जो है खेतों में वो बढ़ गए है ना. स्पेशली जब ऑलरेडी फार्मर्स का क्रॉप लॉस फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट की वजह से, प्राइस ड्रॉप की वजह से ज्यादा हो चुका है, उसमें वाइल्ड एलिफेंट्स और आके लॉसेस को बढ़ा देता है. सेकेंड इशू इज कि एलिफेंट्स के जो कॉरिडोर्स है जिसके थ्रू वो पास होते हैं, पैसेजिंग कॉरिडोर्स जो है, वो फ्रैगमेंटेड हो गए, मतलब टुकड़ों में बट चुका है. तो जो अनफिनिश्ड कॉरिडोर्स है उसका रिस्टोरेशन एफर्ट्स एंड अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं. अगर ये कॉरिडोर्स कंप्लीट होते हैं, ये कॉरिडोर्स अगर इंटैक्ट होते हैं, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं, वो अपने अपने रास्ते आगे निकल जाता है. थर्ड रीजन इज कि कम्युनिटी परेशान हो रखी है, कम्युनिटी फटीग, मतलब थक चुकी है कम्युनिटी एलिफेंट्स का इशू उठा उठा कर. और गवर्नमेंट का जो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो काफी डिलेड है. गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट क्या किया है, एक गजब मित्र स्कीम लाई है. गज मतलब हाथी, मित्र मतलब दोस्त. गज मित्र स्कीम जो लाई थी उसका ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिटी बेस्ड मिटिगेशन करना ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को असम में. इस गज मित्र के कंपोनेंट्स थे
कि जो ट्रेंड वॉलंटियर्स है उसी कम्युनिटी से, जिनको गजब मित्र कहा गया, उनको यूज किया जाएगा, उनको डिप्लॉय किया जाएगा एज अ रैपिड रिस्पॉन्स टीम। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड स्मार्ट सर्वेलेंस को डिप्लॉय किया जाए, जिसमें कैमरा ट्रैप्स होंगे, जिससे एलिफेंट का मूवमेंट ट्रैक किया जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट था ग्रीनर फॉरेस्ट कंपोनेंट्स, मीनिंग जो एलिफेंट हैबिटेट है उसमें जो इंक्रोचमेंट हुआ है एंड ओवरऑल हैबिटेट, उसको फिर से रिस्टोर कर देंगे। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रीनर फॉरेस्ट कंपोनेंट। फोर्थ एलिमेंट ऑफ गजमित्र स्कीम वाज कि कम्युनिटी लायजन, मीनिंग जो लोकल पीपल है एंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना। ये गजमित्र का सिग्निफिकेंस क्या था कि जो रिस्पांस गैप था, अगर कोई क्राइसिस होता है वहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पांस करने के लिए आए, उस रिस्पांस गैप को कम करना। जो को एग्जिस्टेंस है ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस को प्रमोट करना, एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना प्रोएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। ये तो सब अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस क्या है इसमें? एक ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पैची है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में है। फिर जो एआई बेस्ड मॉनिटरिंग तो आप ले के आ गए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट जो है वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। थर्ड चैलेंज इसमें ये आता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो इंक्रोचमेंट और इन अनरेगुलेटेड है, उसके ऊपर कोई रोक टाक लगी ही नहीं है। फोर्थ इज जो कॉम्पेंसेटरी ए फॉरेस्टेशन होता है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, रिजल्ट्स भी जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। द लास्ट वन इज कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन एंड जो ब्रॉडर लैंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है उसके बीच में अलाइनमेंट बहुत वीक है। मीनिंग कि जो लैंड यूज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कंसिडर नहीं करती है। इट डज नॉट बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब मेंस के लिए इसका उपयोग हो सकता है कि इसमें से रास्ता कैसे निकाले। एक कि भाई ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से सोचने की जगह पर लैंडस्केप लेवल तक प्लानिंग करे, है ना, जिसमें HEC मतलब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन ये इंटीग्रल पार्ट हो, along with ecological and infrastructure planning। कम्युनिटी को एम्पावरमेंट कम्युनिटी एम्पावरमेंट करना होगा। जो लोकल कम्युनिटीज है उनको इन्वॉल्व करो एलिफेंट्स के हैबिटेट रिस्टोरेशन में, जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग में एंड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में। थर्ड चीज क्या कर सकते हो कि जो कंप्लायंसेस है उनको स्ट्रिक्ट कर दो, जो भी रूल्स रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास के जो कंडीशंस है उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो। ठीक है। एंड लास्ट इज कॉम्पेंसेशन एंड दी अवेयरनेस, जिनका नुकसान हुआ है उनको मॉनिटरली कॉम्पेंसेट करो और इस बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करो पब्लिक में। ये फर्स्ट MCQ है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू इट एंड ट्राई एंड सॉल्व इट विथ रेफरेंस टू द गजब मित्र स्कीम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करिए, आप वीडियो पॉज करके इसको आंसर करने की कोशिश करिए। फर्स्ट इज द स्कीम फोकसेस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड फॉरेस्ट गार्ड्स। नो नो, कम्युनिटी के वॉलंटियर्स है ना, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट गया, सो नाउ यू लेट फिट 2 3 एंड 2 3 4, सो मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कॉमन है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। नो। ऑल राइट। सेकेंड आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द सरोगेसी बैन फॉर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसके बारे में ये रिव्यू करने वाला है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कुछ
पेरेंट्स है जिनको नॉर्मल तरीके से पहले बच्चा हो चुका है, लेकिन अब वो सेकंड चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं, सेकंड चाइल्ड हो नहीं पा रहा है। स्पेशली अगर पहला बच्चा जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से ग्रस्त है, या किसी फिजिकल या मेंटल डिफॉर्मिटी का शिकार है, जिसमें वो नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, ऐसे टाइम पे जो पेरेंट्स है दे कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंडरी सरोगेसी। मतलब इसको, सॉरी, इससे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो अब तक के सिचुएशन में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में भी सरोगेसी को परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब शायद टाइम आ गया है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में शायद सरोगेसी बैन को हटाना पड़े। तो उस बैकग्राउंड में ये आर्टिकल डिस्कशन करता है। जो एग्जिस्टिंग सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का, वो इट प्रोहिबिट्स मैरिड कपल्स विथ एन एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल चाइल्ड फ्रॉम अवेलिंग सरोगेसी फॉर द सेकेंड चाइल्ड। ठीक है। वो सवाल ये है कि डज दिस एक्शन वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट इवेल्युएट करना चाहता है। इस क्वेश्चन के अंदर देर आर अदर क्रूशियल क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड, लाइक स्कोप क्या है रिप्रोडक्टिव राइट्स का, बॉडीली ऑटोनॉमी का रूल कितना होगा, या स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो किस हद तक रीजनेबल माने जाएंगे। बैकग्राउंड क्या है? 2021 का जो सरोगेसी एक्ट है, इट रेगुलेट्स द अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इन इंडिया एंड बैन्स द कमर्शियल सरोगेसी। मतलब पहले जो पैसे देकर किसी और लेडी का वुम्ब रेंट किया जाता था, मतलब सरोगेट मदर बनाया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो तो कमर्शियल सरोगेसी तो कंप्लीटली बैन कर दिया। लेकिन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जहाँ पे कोई पैसा या लेन देन इन्वॉल्व नहीं है, उसको थोड़ा सा रेगुलेट करता है। इट अलाउज सरोगेसी ओनली फॉर इंटेंडिंग कपल्स who are medically certified as infertile and meet other conditions। कुछ सेक्शंस है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कपल्स को who already have a surviving child। एक्सेप्शन इज कि अगर वो जो सर्वाइविंग चाइल्ड है वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, या किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। जो पिटिशनर है इस केस के, उनका आर्गुमेंट ये कहता है, जो पिटिशनर है उनका आर्गुमेंट ये कहता है कि ये जो बैन है इट वायलेट्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है और जो प्राइवेसी है गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, इसको वो वायलेट कर देता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होती है, मतलब इनएबिलिटी टू कंसीव अ सेकेंड चाइल्ड आफ्टर वन और मोर सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज, इज मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड एंड इज इमोशनली चैलेंजिंग। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज एक्सट्रीमली इमोशनली चैलेंजिंग। ऑल्सो जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है सरोगेसी एक्ट में, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी से ही लिमिटेड नहीं है, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है स्पेशली इन केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, दैट एक्चुअली अमाउंट्स टू एन अनरीजनेबल इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द प्राइवेट स्फीयर ऑफ फैमिली एंड रिप्रोडक्शन। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट जो दिया हुआ है कि इंडिया तो कोई वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये जो लॉ है ये तो डिस्प्रोपोर्शनेटली एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस लॉ ये है कि सरोगेसी जो होता है ना, दैट इन्वॉल्व्स द अनदर वुमेन्स वूम। अगर ये सिर्फ मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ का इशू होता तो समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का टॉपिक है। लेकिन सरोगेसी इन्वॉल्व्स किसी और लेडी का वुम यूज होता है ना, तो दैट इज व्हाई इट कैनॉट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कॉन्फर राइट ओवर अनदर इंडिविजुअल्स बॉडी। आपके बॉडी के ऊपर आपका राइट है, लेकिन किसी और के बॉडी के ऊपर आपका राइट नहीं है।
और जो सरोगेसी का जो राइट है, इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड हेंस इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल restrictions. ये restrictions इसलिए जरूरी है बिकॉज दे प्रिवेंट misuse of the surrogacy and also it protects the surrogate mothers from unnecessary medical and emotional burden. वैसे भी करंट केस में भी, करंट लॉ में भी एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया हुआ है कि आप सरोगेट मदर्स सरोगेसी के लॉ को यूज कर सकते हो. जुडिशियल ऑब्जर्वेशन करंटली जो ऑब्जर्व किया गया जस्टिस जुडिशियल सिस्टम में, इट इज सेइंग कि ये जो रेस्ट्रिक्शन डाले गए हैं अंडर द अबव प्रोविजन, दे आर रीजनेबल. वो कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड इसीलिए इट्स ओके इफ दीज रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू. लेकिन कोर्ट हैज आल्सो अग्रीड टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the restrictions in the light of reproductive choices and the personal liberty. इसमें कुछ अदर की इश्यू जो इन्वॉल्व है वो क्या है कि भाई किसको चूज करोगे आप, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को या स्टेट के रेगुलेशन को. ये डिबेट होगा कि डज स्टेट हैव राइट्स टू इम्पोज लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, or the autonomy of the reproductive autonomy should be given to the people themselves. Next argument is about right to privacy versus personal liberty, स्पेशली आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में. फिर पॉपुलेशन एंड पॉलिसी बैलेंस, ये दोनों भी तो देखने होंगे. बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद द लार्जर डेमोग्राफिक एंड एथिकल कंसिडरेशंस. ये सेकंड क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप दीजिएगा. इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, जो हमने डिस्कस किया है वही से इसका आंसर आएगा, और एलिमिनेशन टेक्निक से आप मिनिमम 50% पे आ जाओगे. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सोफा 2025 रिपोर्ट. सोफा क्या है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. करंटली खाना मतलब जो फूड है और जो एग्रीकल्चर है, इसका स्टेट क्या है, इसका रिपोर्ट है. ये रिपोर्ट पब्लिश होता है एफएओ द्वारा. एफएओ क्या है? एफएओ इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द यूएन's बॉडी. They have published day before yesterday this SOFA report, and this report has highlighted that an alarming global trend. लगभग 1.7 billion people, 180 करोड़ लोग are now living in the regions where agricultural productivity is declining due to human-induced land degradation. ठीक है? Please understand. क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. और ये लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस. ये जो फेनोमेना है, इट अंडरमाइंस द फूड सिक्योरिटी, इकोसिस्टम्स एंड लाइवलीहुड, स्पेशली जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका. अब देखना कि ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट्स है ना, डेटा नंबर्स बहुत ज्यादा है. तो इतने डेटा और इतना नंबर्स की आपका आवश्यकता नहीं है. आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, ना ही पढ़ने की जरूरत है. एक ऊपर ऊपर से एक रफ आइडिया आपको होना जरूरी है, एंड दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट इज नीडेड. कुछ की फाइंडिंग्स है. स्केल बता रहा है कि लगभग 170 करोड़ लोग जो है वो ऐसे डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी वाले एरिया में रह रहे हैं. जो कुछ डेटा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड फॉरेस्ट लॉस्ट, ये जो उन्होंने ये कहा है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन. जितना भी फॉरेस्ट लॉस हो रहा है वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है. मतलब 90% ऑफ द फॉरेस्ट लॉस इज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. थर्ड इज लैंड अबैंडनमेंट एंड रिस्टोरेशन पोटेंशियल. मतलब हर साल, मतलब 3.6 मिलियन हेक्टर ऑफ एरिया जो क्रॉप लैंड का है
ये अबेंडन कर देता है, मतलब छोड़ कर चले जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन। और अगर उसमें से अगर हम 10% भी अगर रिट्रीव कर पाए, या 10% भी अगर फिर से यूज में लेकर आ पाए, तो इससे कम से कम 15 करोड़ लोगों को, एक्स्ट्रा 15 करोड़ लोगों को खाना दिया जा सकता है। इट जस्ट एन इलिस्ट्रेशन कि कितना डीप रूटेड ये कॉज है। फोर्थ इज लैंड डिग्रेडेशन, पावर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी। वल्नरेबिलिटी हॉटस्पॉट जो सदर्न एशिया है एंड जो सब सहारन हॉटस्पॉट है, ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल हॉटस्पॉट है। होता ही है कि पावर्टी जो है ना, पावर्टी लीड्स टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड पर कैपिटा लैंड रिसोर्सेज। फिर इट लीड्स टू इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मार्जिनलाइज्ड लैंड। फिर it leads to non-sustainable land management. Non-sustainable land management leads to land degradation. Land degradation leads to reduced productivity, and reduced productivity leads to again poverty. ये जो डायर सिचुएशन हो गई है वर्ल्ड ओवर, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है? फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी। सेकंड, क्लाइमेट चेंज। डिग्रेडेड लैंड जो है, तो दैट रिलीजेस द स्टोर्ड कार्बन ना, एंड व्हिच worsens the global warming. थर्ड implication is inequality, increasing inequality. जो स्मॉल लैंड होल्डर्स है, दे बियर डिसप्रपोर्शनेट लॉसेस, while लार्ज फार्म होल्डर्स जो है, दे एक्सटर्नलाइज द एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता है? एक, कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को अडॉप्ट करिए, मतलब जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन एंड बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करिए। सेकेंड इज, जो लैंड रिस्टोरेशन है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए क्लाइमेट एक्शन प्लान में। जो स्मॉल लैंड होल्डर्स है उनमें सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट करिए, प्रमोट द सपोर्ट इन द स्मॉल होल्डर्स, जिसमें आप यू कैन improve द क्रेडिट फैसिलिटी, यू कैन improve द टेक्नोलॉजी एंड improve द मार्केट एक्सेस। देन ब्रिंग इन द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, मीनिंग जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनसीसीडी है, या G20 ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप्स है, इस इनके बीच में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करिए। दिस इज थर्ड MCQ ऑफ द डे। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट। Please mention your answers in the comment section. Fourth article is ESTIC 2025. ESTIC क्या है? ESTIC जो है एक कॉन्क्लेव का शॉर्ट फॉर्म है, इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ESTIC 2025। इसको न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज करे किया गया था 3 नवंबर 2025 को, मतलब अभी 3 दिन पहले। इस कॉन्क्लेव में गवर्नमेंट लॉन्च्ड द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम। तो हमारे लिए कॉन्क्लेव और RDI स्कीम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सटिक 2025 marks a major policy push to strengthen India's innovation ecosystem, encourages the private sector participation, and advances the national vision of Vikasit Bharat by 2047। एसिक 2025 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो इवेंट हुआ, ये 3 से 5 नवंबर के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, और थीम था विकसित भारत बाय 2047, पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। इसमें मोर देन 3000 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें साइंटिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पॉलिसी मेकर्स थे, नोबेल लॉरेट्स थे, बहुत
जाने माने लोग इसमें प्रेजेंट है। थोड़ा सा आरडीआई स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इसका पर्पस है टू कैटलाइज private sector led research and innovation by providing affordable long term financing and risk capital, especially in the sunrise and strategic sectors, which are crucial for India's future technological self reliance. इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म दिया जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन या फाइनेंसिंग दिया जाएगा, एज गुड एज मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट या बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फोकस एरिया जो है सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर में क्या क्या आता है? डीप टेक आता है, क्लीन एनर्जी आएगा, सेमी कंडक्टर्स आता है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है एंड एडवांस्ड मटेरियल्स आता है। स्ट्रैटेजिक डोमेन्स में डिफेंस है, स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना और जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करना, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसके एक्विजिशन को सपोर्ट करना, एंड जो डीप टेक फंड है, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, उसको फैसिलिटेट करना। ये फोर्थ एमसीक्यू है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। एलिमिनेशन टेक्निक्स है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट आर्टिकल इज अबाउट 100 years completion of हॉकी। हॉकी इज आर नेशनल स्पोर्ट। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, he announced the celebration of marking 100 years of Indian hockey 1925 to 2025। ये डे आफ्टर टुमारो मतलब नवंबर 7 को होगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पे। कुछ हॉकी के बारे में जान लेते हैं पिछले 100 साल का। एक, हॉकी इज इंडिया नेशनल स्पोर्ट ऑफ प्राइड, है ना, जिसमें टीम वर्क होता है, डिसिप्लिन होती है एंड नेशनल यूनिटी डिस्प्ले होती है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फील्ड स्पोर्ट्स है, जिसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए काफी बड़ा रहा है। लगभग 4000 साल पहले इसका ओरिजिन देखा गया है इजिप्ट के आसपास, लेकिन जो अब मॉडर्न मॉडर्न फॉर्म में हम जो हॉकी देखते हैं, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक और कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स इवोल्यूशन टू द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तब ये गेम इंडिया में पहुंचा अराउंड 1850s। जो फर्स्ट इंडियन हॉकी क्लब था, ये आपके एग्जाम के लिए शायद यूज हो सकता है, जो फर्स्ट इंडियन हॉकी क्लब था, इट वाज फॉर्म्ड इन कलकत्ता। कब? 1855 में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड हॉकी सबकॉन्टिनेंट। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई, आज से 100 साल पहले। और एक साल के अंदर ही इंडिया न्यूजीलैंड में चला, न्यूजीलैंड के बायलैटरल टूर पे गया था, जिसमें से 21 में से 18 मैचेस इंडिया जीता था। और इसी सीरीज के अंदर मेजर ध्यानचंद जी को विजर्ड ऑफ हॉकी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया था। 1928 टू 1956, इस दौरान वर्ल्ड हॉकी में इंडिया ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। कॉन्जिक्यूटिवली 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया जीता है, जो अब तक किसी भी स्पोर्ट टीम में अभी तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। उसके बावजूद, उसके बाद भी 1964 और 1980 दो बार और गोल्ड मेडल जीता। 1975 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का, और 2000 के बाद में, बीच में डिक्लाइन आ गया था, लेकिन 2000 के बाद में हॉकी हैज रिवाइव्ड इटसेल्फ। टोक्यो में, पेरिस में, इन कुछ ओलंपिक्स में इंडिया हैज वन मेडल्स इन हॉकी। सिग्निफिकेंस इसका क्या है भाई? ये नेशनल आइडेंटिटी को डिस्प्ले करता है। इट सिंबलाइजेस इंडिया पोस्ट कॉलोनियल प्राइड, है ना, जो डाइवर्स रीजन है इस कंट्री के, उनको यूनाइट करता है। फिर कल्चरल हेरिटेज भी है इसमें, क्योंकि इट रिप्रेजेंट रेजिलियंस, टीम वर्क एंड एक्सीलेंस, है ना। फिर विमेन एम्पावरमेंट भी, क्योंकि द राइज ऑफ विमेन हॉकी स्पेशली अंडर द इनिशिएटिव लाइक अस्मिता अस्मिता लीग, इट हैज शोकेस्ड द इंक्लूसिविटी। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सॉल्व करने का अटेम्प्ट करिए।
एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। जो CSAP के स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर APSC एंड UPSC प्रिपरेशन, वो अब एस्टमिस लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। टोटल 17 बुक्स है, उसमें से 10 जो है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है और 7 जो है वो मेन स्पेसिफिक है। फॉर फर्दर डिटेल्स you can consider contacting on this number. Thank you so much. See you tomorrow.